नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चर्चा हो रही है हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की, लेकिन इस बात को दबा दिया गया कि नागपुर के अंदर, नागपुर आरएसएस का कार्यालय जहां पर है, बीजेपी का गढ़ है जहां पर, उसके अंदर बीजेपी का 58 साल का किला ध्वस्त हो गया है और वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हुए और बीजेपी हार गई। इस बात की भी चर्चा हो रही है। गोदी मीडिया सुबह से लेकर शाम तक केवल हैदराबाद में चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हुआ, जहां पर बीजेपी 4 से 48-49 सीटों पर जो है उसकी जीत हो गई। लेकिन इस बात पर कहीं पर चर्चा नहीं हुई कि नागपुर में जहां पर बीजेपी का गढ़ है, वहां पर आखिरकार बीजेपी की हार कैसे हो गई। कहा यही जाता है हर बार के चुनाव में कि आरएसएस का जो कैडर है, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो जमीनी लेवल पर जाकर के बीजेपी को मजबूती देने का काम करते हैं। लेकिन वहीं पर आरएसएस के कार्यालय जहां पर है नागपुर में, वहीं पर आरएसएस के कैडर कहां पर चला गया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। या फिर हर चुनाव में जो है वो ईवीएम का जादू होता है और यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। सवाल यह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर भी बीजेपी हार गई और यहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर पर कोई चर्चा नहीं करेगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि देखिए ओवैसी के गढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। चर्चा इस बात की हो रही है कि देखिए बीजेपी ने हैदराबाद के अंदर 2023 के चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर दी है। इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि बीजेपी ने कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े स्तर पर जो है इस चुनाव को लड़ा और बीजेपी ने कितनी पैसा जो है इस चुनाव में खर्च किया। इस बात की चर्चा कहीं पर नहीं हो रही है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गली गली में जाकर के वोट मांगते हैं। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर गली गली में जाकर के वोट मांगते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे योगी आदित्यनाथ गली गली में घूम करके वोट मांगते हैं और उसके बाद भी बीजेपी सरकार वहां पर अपना मेयर बनाने में नाकाम साबित रह जाती है। तो फिर इस बात की जिम्मेदारी क्या हैदराबाद की टीम के ऊपर डाली जाएगी हार की, या अमित शाह खुद से हार की जिम्मेदारी लेंगे? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक सबसे मुख्य बात कि नागपुर में कैसे बीजेपी हारी, इस सवाल को दबा दिया गया। लेकिन हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। 58 साल से आरएसएस का किला था और यह किला ध्वस्त हो गया है और आरएसएस का मुख्यालय नागपुर के अंदर है। नितिन गडकरी साहब 25 साल तक यहां से प्रतिनिधित्व जो है वो करते रहे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपना एक किला बचाने में नाकाम साबित हुई। यह बड़ी खबर है। भाजपा के संदीप जोशी को कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने 18,910 वोट से हराया है। तो थोड़े बहुत मार्जिन से बीजेपी नहीं आ रही है। 18,910 यानी कि कुल मिलाकर के 19,000 वोटों से यहां पर बीजेपी की हार हुई है और बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हैदराबाद का नाम बदल देंगे, हैदराबाद का निजाम का शासन नहीं चलेगा, ओवैसी का गढ़ जो है वो हम खत्म करके रहेंगे, ये तमाम बातें जो है वो हैदराबाद के चुनाव को लेकर के कही गई। लेकिन हैदराबाद की उन बातों का जिक्र हो रहा है, नागपुर का जिक्र नहीं हो रहा है। नागपुर से रिमोट कंट्रोल चलता है और उस रिमोट कंट्रोल में सेंधमारी हुई है और वहां पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का जो है वहां पर प्रतिनिधित्व जीता है। इस पर कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि किस तरह से हैदराबाद में क्या हुआ। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वाराणसी में बीजेपी हारी, सपा के लाल बिहारी जीते हैं। यह बड़ी खबर है, लेकिन इन खबरों पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन हैदराबाद का जो चुनाव है उसमें कई सारे संदेश छिपे हुए हैं और हैदराबाद के चुनाव को लेकर के हमें समझना होगा कि आखिरकार बीजेपी की यहां पर जीत क्यों हुई है और बीजेपी की जीत के पीछे क्या है। और जिस तरह से हैदराबाद में नतीजे आए हैं, ये चिंता भी पैदा करते हैं। देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है, चिंतन मनन जो है इस पर करना चाहिए कि आखिरकार ये नतीजे कैसे रहे। बीजेपी ने कहा कि हैदराबाद का नाम बदल करके
भाग्यनगर कर देंगे। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने जब चुनाव प्रचार की वहां पर शुरुआत की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर से, जो है वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं। पूरी तरह से हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के बीजेपी वहां पर गई और बीजेपी ने वहां पर पूरी तरह से दमखम लगा करके हिंदुत्व का कार्ड चला। और उसके बाद में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन जो है वो कहा जाएगा। इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि बीजेपी का हैदराबाद के अंदर से प्रदर्शन जो रहा वो अच्छा प्रदर्शन रहा। वहां पर जो है बीजेपी को 48 सीटें मिली है और बीजेपी की 4 सीटें थी। एआईएम को जो है वो 44 सीटें मिली है और टीआरएस को 55 सीटें मिली है। अब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो किंग मेकर बन गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी अब किंग मेकर की भूमिका में पूरी तरह से आ गए हैं। सबसे पहले बिहार में हमने देखा कि किस तरह से बिहार में भी 5 सीटें ओवैसी की पार्टी जीतती है और यहां पर हैदराबाद के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन जो है वो ओवैसी का रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी का स्ट्राइक रेट जो है वो 86% रहा। ओवैसी ने अपने 51 उम्मीदवार उतारे थे और 51 उम्मीदवारों में से ओवैसी के 44 उम्मीदवार जीतते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से क्या ये चुनाव जो है वो बता रहे हैं कि अब खुल करके जो है या तो आपको एक तरफ इस तरफ होना होगा या इस तरफ होना होगा। बीच की जो धारा है, सेकुलर जो विचार है वो शायद नहीं चलेंगे, या अब खुल करके जो है वो कहा जाएगा। ओवैसी की तरफ से भी एक बयान आया था, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओवैसी ने कहा था कि जब इन्होंने बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर कर देंगे, तब ओवैसी ने कहा था कि इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद का नाम कभी बदल नहीं पाएंगे। यानी कि खुल करके आपको मैदान में आना होगा। ये कांग्रेस के लिए भी बेहद साफ स्पष्ट संदेश है। कांग्रेस की स्थिति बेहद बुरी स्थिति रही और इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पर इस्तीफा भी दे दिया है। कांग्रेस की मात्र 2 सीटें वहां पर आई है और इसीलिए कांग्रेस को अब सोचना होगा, चिंतन मनन करनी होगी कि आपको जो है वो अब गाहे बगाहे आकर के राजनीति करने का दौर जो है वो अब खत्म हो गया है। आपको डट करके मैदान में आना पड़ेगा और खुल करके बोलना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फला कौन का क्या सोचेगा, फला हमारा नैरेटिव क्या खराब होगा। ये अब सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस को राजनीति करनी है तो कांग्रेस को खुल करके मैदान में आना पड़ेगा। बीजेपी अब खुल करके अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ में मैदान में कूद रही है। उसने इस बात को पीछे छोड़ दिया है कि हमें हिंदुत्व का जो है वो नाम दिया जाएगा कि हम हिंदुत्व की केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिमों को टिकट देना बंद कर दिया। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया, रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था पहले इससे कि हमें मुस्लिम वोट नहीं देता है तो मुस्लिमों को टिकट क्यों दें, हम मुसलमानों का एमएलए क्यों चुने। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया था और उसके बाद में मोहसिन रजा को जो मंत्री बनाया तो मोहसिन रजा भी एमएलसी है, एमएलए नहीं है। आप बताइए कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से साफ कर चुकी है कि हम केवल और केवल जो है वो हिंदुत्व के नाम पर अब वोट की राजनीति करेंगे और इसके लिए अगर किसी को पिछड़ना है, किसी को दूर जाना है, मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, हम मुसलमान की भागीदारी खत्म कर रहे हैं। अगर दलित भी उसके साथ साथ जाना चाहता है तो भले ही चले जाए, हमें अपर कास्ट का वोट एकजुट करना है और उसी के भरोसे हम जीत जाएंगे। बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन ये लोगों को भी सोचना होगा, लोगों को भी सोचना होगा कि क्या बीच की विचारधारा अब इस देश में खत्म हो गई है, क्या इस देश में सेकुलर राजनीति अब खत्म हो गई है। ये भी जो है एक टेस्ट है पूरी तरह से। हैदराबाद का जो चुनाव है उसके जो नतीजे हैं ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक टेस्ट है कि बीच की विचारधारा अब खत्म हो रही है, सेकुलर विचारधारा पर जो है अब राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, ये अब दिखाई दे रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की जरूर होनी चाहिए कि इसी दौर के अंदर नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में किस तरह से बीजेपी का 58 साल का किला ध्वस्त हो गया। इस बात की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए और इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में आखिरकार बीजेपी क्यों हार गई और समाजवादी पार्टी जो है आखिरकार कैसे जीत गई, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया ने इन दोनों मुद्दों को रिजाई के अंदर सुला दिया और सिर्फ चर्चा हो रही है हैदराबाद की। आपको क्या लगता है कि दोनों नागपुर और वाराणसी को लेकर भी चर्चा की जानी चाहिए? और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दो अलग अलग विचारधारा जो एक मजबूती के साथ में बढ़ती है वही चुनाव में अब जीतती हुई दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि देश में अब सेकुलर राजनीति करना अब मुश्किल हो जाएगा? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।